हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बीपीएससी आईडीओ पेपर जो 18 को हुआ था, 18 अप्रैल को, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 5 है, यानी लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग अभी 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और इसमें ये भी देख रहे हैं कि बीपीएससी जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका डिस्कसन जो होगा वो डिटेल डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ से हम लोग डिटेल डिस्कशन करने का कारण ये भी है कि जो अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी के, उन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहेगा, या जो भी है बीएसएससी हो गया, सीजीएल वगैरह हो गया, इन सब के लिए। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, आंसर तो इनका है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की, यानी बीपी केस का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जमींदारों द्वारा जो किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। जो जमींदारों द्वारा जो शोषण हो रहा है, किसका? किसानों का, उसके लिए हमें आवाज उठाना था और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। तो ये चीज था। अब हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में देखते हैं। तो जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को, एंड डेथ इनका हुआ है 26 जून 1950 को। भारत एक महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, राष्ट्रवादी नेता, किसान आंदोलन के जनक, बुद्धिजीवी रहे हैं, समाज सुधारक, लेखक, सन्यासी थे। उन्होंने शोषित वर्ग और किसानों को जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ संगठित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत में किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता बोला। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने निर्विवाद नेता किसे बोला। अगर यही ऑप्शन हो तो इसमें क्या हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। प्रारंभिक जीवन और सन्यास की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, प्रारंभिक स्वामी जी का जो बचपन का नाम है वो नौरंग राय है, नौरंग राय। ठीक है, गाजीपुर जिले के हैं, देवा गांव से। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वामी अच्युतानंद सरस्वती से दीक्षा ली और आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दंडी सन्यासी बने। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इनके आंदोलन और जो जमींदारी विरोधी संघर्ष है, इन सबको हम देखते हैं। तो देखिए, बिहार से लेकर पूरे देश में किसानों के उनके अधिकारों के लिए इन्होंने जगाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब किसान सभा की बात करते हैं तो सोनपुर मेले में एक बैठक से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार, अवैध वसूली, बेदखली के खिलाफ किसानों को कानूनी और नैतिक रूप से मजबूत करना। तो ये जो नैतिक रूप से मजबूती और ये सब चीजें जो हर जगह, सभी जगह किसानों के प्रति हो रहे थे, किसानों के विरुद्ध हो रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो ये है शक्तिशाली संगठन बन के उभरा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा 1935, तो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 11 अप्रैल 1936 को स्वामी जी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। और प्रोफेसर एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। इसके बाद किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा। बाकस्त आंदोलन तो 1937 से 1939, ये जो है बाकस्त, वह भूमि थी जिसे मंदी के दिनों में लगान न चुकाने पाने के कारण जमींदारों ने किसानों से छीन लिया। आपने लगान मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या है कि क्रिकेट अगर तुम जीत जाते हो तो लगान तुमसे कुछ सालों तक नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ है। आप देखें तो आपको पता चलेगा। अब इसमें क्या था कि जो लगान नहीं दे रहे थे किसान, उसकी जमीनें जो है हथिया लिया गया, छीन लिया गया, उसको बाकस्त हम लोग बोलेंगे उस भूमि को। लेकिन उस खेती किसान ही करते थे। स्वामी जी ने नेतृत्व में बिहार के गया, मुंगेर और शाहबाद जिलों में किसानों, मुंगेर है, इन जमीनों पर जबरन बुआई की और कटाई की। लाठियों और दमन का सामना करते हुए किसानों ने अपनी जमीनें वापस ली। लाठी हमारी लाट साहब, लाठी हमारी लाट साहब का नारा स्वामी जी ने किसानों को आत्मरक्षा के लिए लाठी उठाने और की प्रेरणा दी। तो देखिए, इनका जो है, अगर आप बात करते हैं कि जो प्रसिद्ध नारा है वो क्या है? नियम हमारा रहेगा, नियम हमारा रहेगा, लाठी हमारी लाट साहेब। अब लाट साहब जो हैं, ये कौन है? ब्रिटिश हुक्मरान है। और जो अन्न उपजाएगा, अब वो कानून वही बनाएगा।
नियम हमारा रहेगा, नियम हमारा रहेगा, लाठी हमारी, और जो अन्न उपजाएगा कानून वही बनाएगा, इनका नारा था। तो ये ध्यान रखना है। राजनीतिक विचार और वैचारिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद जी का राजनीतिक सफर जो है गांधीवादी राष्ट्रवाद के से शुरू होकर क्रांतिकारी वामपंथ की ओर बढ़ता है। ठीक है, इनका जो है कुछ दिनों बाद जो है गांधीवादी से क्या हुआ, मोह भंग हो गया। कारण क्या था, तो देखिए शुरुआत में वो गांधी जी के विचारों और असहयोग आंदोलन को गहराई से जुड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी में बड़े जमींदार और पूंजीपति के प्रभाव में है, जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बड़े बड़े जमींदार हैं, पूंजीपति हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, और किसानों के जो बुनियादी मुद्दे हैं यानी जमींदारी उन्मूलन पर कड़ा रुख नहीं अपना रही है, तो वे कांग्रेस के मुख्य धारा से अलग हो गए। ठीक है, मुख्य धारा से अलग हो गए। कारण क्या था कि कांग्रेस पार्टी में जमींदार थे, पूंजीपति का मतलब कांग्रेस जो था पूंजीपति और जमींदारों का प्रभाव रहा उस पर, इस कारण से। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गठबंधन। तो 1939 में जब नेताजी ने कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया तो स्वामी सहजानंद जी ने उनका खुलकर साथ दिया। दोनों नेताओं ने मिलकर मार्च 1940 में रामगढ़ झारखंड में कांग्रेस के समानांतर अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने रामगढ़ के कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस के समानांतर जो है किस सम्मेलन का आयोजन किया, तो कौन सा सम्मेलन था, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। ठीक है, कम्युनिस्टों के साथ जो है संबंध, तो 1940 के दशक में अखिल भारतीय किसान सभा पर कम्युनिस्टों का प्रभाव पड़ा। स्वामी जी ने उनके साथ काम तो किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने जन युद्ध पीपल्स वार की नीति अपनाकर अंग्रेजों का विरोध धीमा कर दिया। तो वैचारिक मतभेद के कारण स्वामी जी ने खुद को उनसे अलग किया और वे पूरी तरह से एक स्वतंत्र किसान राष्ट्रवादी बने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन के साथ गांधी जी के साथ मोह भंग हुआ है, वर्ग संघर्ष है। ठीक है, अच्छा वर्ग संघर्ष तो समाज के दो वर्गों में बटा था, एक शोषक और एक शोषित। शोषक में कौन थे, तो जमींदार और पूंजीपति, और जमींदार पूंजीपति के कारण जो है वो कांग्रेस से अलग हुए थे। शोषित हो गए किसान मजदूर, तो इनके लिए हमेशा आवाज उठाने के लिए यानी किसी के साथ गठबंधन भी किए तो इन्हीं के प्रति इनका जो है मतलब मेन पॉइंट था, टारगेट था कि इनको हमें करना है, इनके लिए जो भी कल्याण हो सके वो करना है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का कल्याण केवल समझौते से नहीं बल्कि एक मजबूत वर्ग संघर्ष से होगा, के जरिए संभव होगा। ठीक है, तो ये है विस्तृत। अगर साहित्यिक योगदान की बात करते हैं तो किताब और पत्रिकाएं, तो देखिए सन्यासी होने के नाते स्वामी जी संस्कृत, दर्शन और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान। उन्होंने जेल में आंदोलनों के दौरान दर्जनें किताबें लिखी, जैसे मेरा जीवन संघर्ष आत्मकथा, केवल उनकी जीवनी नहीं बल्कि उस दौरान ग्रामीण भारत, किसान चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमाणिक जीवन दस्तावेज है। किसान सभा के संस्मरण, तो उन्होंने किसान सभा के उतार चढ़ाव, किसानों को एकजुटता और जमींदारों की साजिश का सिलसिलेवार जो है ब्यौरा दिया। ठीक, महारुद्र का महातांडव, तो इस पुस्तक में उन्होंने समाज के शोषित वर्ग के भीतर सुलगते आक्रोश और आने वाली क्रांति की आहट का चित्रण किया। गीता हृदय, गीता हृदय में यानी भागवत गीता पर लिखी गई एक क्रांतिकारी व्याख्या, इसमें इन्होंने सन्यास का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं बल्कि कर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना बताया। तो देखिए स्वामी जो है सहजानंद सरस्वती जी ने गीता यानी भागवत गीता पर लिखा क्या, गीता हृदय के माध्यम से क्रांतिकारी व्याख्या की, किसकी, भागवत गीता की। और उन्होंने कहा कि सन्यास का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं बल्कि कर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, जमींदारी का खात्मा और रेंट डिडक्शन। देखिए इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि कैसे जमींदारी व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। ठीक है, हुंकार पत्रिका, तो ये हमेशा एग्जाम में वैसे ये पूछा गया है, लेकिन आप गीता हृदय का ध्यान रख सकते हैं। किसान सभा के संस्मरण, तो ये तो चलिए किसान सभा के संस्मरण से तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि सहजानंद सरस्वती जी का है, लेकिन मेरा जीवन संघर्ष आत्मकथा है, इससे हम नहीं लगा पाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। महारुद्र का महातांडव, तो ये महारुद्र का महातांडव आप ऐसे नाम से नहीं पता कर सकते हैं, तो ये हमें रखना है। गीता हृदय, तो ये भी रखना है।
जमींदारी का खात्मा और रेंट डिडक्शन, तो देखिए किसान का संस्मरण और जमींदारी, तो ये तो थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो इससे आइडिया लग सकता है। हुंकार पत्रिका, तो ये एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये एक दो बार पूछ चुका है ये। तो हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने शुरू किया, जो देश भर के किसान आंदोलनों और क्रांतिकारी विचारों का मुख्य पत्र बना। ठीक है, इस पत्रिका के संपादन में कई प्रमुख साहित्यकारों ने भी जो है योगदान रहा है, जिनका राहुल सांकृत्यायन जो है 1942 में संपादन किए, पंडित यमुना कारजी जो है ये भी रहे हैं। ठीक है, अगर हम सामाजिक सुधार और संन्यास के असली अर्थ देखें तो स्वामी जी ने जातिवाद के खिलाफ करा संघर्ष। शुरुआत में उन्होंने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण महासभा का नेतृत्व किया ताकि वे शिक्षा और समाज में आगे बढ़ सके, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जाति से बड़ा मुद्दा वर्ग का है। उन्होंने एक गरीब भूमिहार किसान और एक गरीब दलित किसान का दर्द एक ही है। उन्होंने कहा कि भूमिहार किसान, एक गरीब भूमिहार किसान और एक गरीब दलित किसान का दर्द एक ही है, इसलिए लड़ाई जाति की नहीं बल्कि शोषक बनाम शोषित की होनी चाहिए। शोषक बनाम शोषित की होनी चाहिए, यानी जमींदार बनाम या पूंजीपति बनाम किसान आप बोल सकते हैं। उन्होंने संन्यास की पारंपरिक भाषा को बदल दिया। उन्होंने संन्यास का मतलब जंगलों में जाकर तपस्या करना नहीं बल्कि जनता के बीच रहकर उनके आंसुओं को पोंछना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये सब स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में है। तो ये डिटेल है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी देखिए, बीपीएससी का ये जो है बेहतरीन टॉपिक है, तो ये उससे पूछता है, तो आपको और सब पत्रिका वगैरह पे ध्यान रखना है, किताबें और पत्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ कृष्ण सिन्हा है, कृष्ण सिन्हा जो है। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए, इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 46 से 61 तक अपनी मृत्यु तक पद पर कार्यरत रहे हैं। बीपीकेएस यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में हुई थी। अब इससे रिलेटेड जो है इसमें इनका योगदान रहा है, तो ये सब देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बीपीकेएस की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है, अभी हमने देखा कि सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, जो इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। प्रथम सचिव की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो इसके प्रथम सचिव थे। ठीक है, अब इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अभी हमने देखा था कि सोनपुर मेले में विशाल जो किसान सभा हुई थी उसमें। इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों द्वारा किसानों को पर किए जा रहे अत्याचारों को रोकना, लगान टैक्स दर कम करना, किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये इतना हमें ध्यान रखना है ये सब। नेक्स्ट है 83, बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे? तो देखिए, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब हम लोग पाल धर्म पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, आंसर है कि पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म यानी विशेषकर महायान वज्रयान शाखाओं के महान संरक्षक थे। उन्होंने शासनकाल में नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों को बढ़ावा मिला। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकेंड आपको मैं बता दूं। हाँ, 79 जो क्वेश्चन है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आप यहां से देख सकते हैं। सेवेंटी 79 में ये हो गया ना, विक्रमशिला किस पाल ने, तो धर्मपाल ने। तो यहाँ हमने डिस्कस किया था धर्मपाल के बारे में। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो में जो है जाकर देख सकते हैं ये सब। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अब 84 पे आते हैं। ठीक है, तो किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित कराया? तो देखिए 1929 में। अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, मतलब इसमें दिसंबर 1929 में। अब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित जो था जो है वो ऐतिहासिक मोड़ भी है इसका, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के पूर्ण स्वराज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन से जुड़े जो कुछ तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए,
और इसका अगर सोर्स आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं, या बिपिन चंद्रा में भी आप, या बिपिन या पलासी टू पार्टीशन भी है बुक, तो उसमें देख सकते हैं पलासी से जो है भारत के विभाजन तक, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए, लक्ष्य में बदलाव, तो इस ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इसमें क्या रखा गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो हुआ क्या था कि जो लक्ष्य था हमारा पहले, उसमें ये बदलाव किया गया, यानी कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेट यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वायत्ता की मांग कर रही थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में स्पष्ट किया कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो ऐतिहासिक रात कौन सी थी, तो 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रखी। कौन से नदी के किनारे, तो रावी के तट पे। जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और बोला क्या, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो 31 दिसंबर 1929 आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या, तिरंगा फहराया और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से जो अधिवेशन था वो गूंज उठा। ठीक है, अब दूसरा इसमें जो है, इससे रिलेटेड जो सेकंड है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस की घोषणा। तो 26 जनवरी की तारीख इसी अधिवेशन से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। शपथ, इस दिन देशवासियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष करने और तब तक न रुकने के लिए शपथ ली जब तक पूर्ण आजादी हमें न मिल जाए। संविधान का कनेक्शन अगर देखें तो यही कारण है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी को इसे ऐतिहासिक तारीख के रूप में अमर बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत एक गणतंत्र देश बना। अगर हम सविनय अवज्ञा की मंजूरी की बात करें तो लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने का अधिकार मिला। इसके बाद महात्मा गांधी ने मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की और नमक कानून तोड़कर आंदोलन का शंखनाद किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दांडी यात्रा से पूछ सकता है। दांडी यात्रा में जो है महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, कितने दिन तक, और दांडी यात्रा जो है देश में और कई कई कोनों में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे कौन से लोग जो है लीड कर रहे थे, तो ये सब आपको यहाँ से देखना है। 85 में नेक्स्ट है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता की हम लोग बात करते हैं तो वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहले एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये है 1931। 91 पे आते हैं, 85 तो 86 ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की। तो देखिए, जब दलित वर्ग है तो दलितों के लिए आवाज उठाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑप्शन में है। ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां दिया गया है बाबू जगजीवन राम। तो देखिए, BR अम्बेडकर 1930 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघर्ष ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखिए, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाना था। ठीक है, तो ये चीजें था। इसके बारे में आप डिटेल में और देख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी अब पहले तो हमने थोड़ा डिटेल में किया था लेकिन अब थोड़ा कम कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड हम लोग सोर्स तो वही स्पेक्ट्रम आपका हो गया या बिपिन चंद्रा या NCERT में आप देख सकते हैं। और 87 पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। किसने किया, तो सिकंदर हयात खान द्वारा यह किया गया था। व्याख्या क्या है इसका कि 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव में, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, पेश किया गया। तो देखिए, लाहौर प्रस्ताव जो है 23 मार्च 1940 को हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मसौदा ड्राफ्ट जो है सिकंदर हयात खान द्वारा किया गया इसे फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, फजलुल हक के बारे में आपको कमेंट करना है कि कौन थे फजलुल हक, और इनसे रिलेटेड जो भी आप कुछ जानते हो बताएं। 88 किस वर्ष INA की स्थापना की गई। तो देखिए, INA की स्थापना जो है 1942 में किया गया था। और आजाद हिंद फौज की अगर हम देखें बात करते हैं तो कैप्टन मोहन सिंह
के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में की गई थी। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। 89 भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ जो है इटली है, क्लेमेंट इटली। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ये भी ध्यान रखना है कि जब भारत की आजादी के समय जो है कि ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। और क्लेमेंट इटली वहां के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, लास्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को। देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, मतलब शाही स्वीकृति जो है रॉयल एसेंट जो है प्राप्त हुई, जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। 91 ओके 91 नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रमिक यानी हमको बताना है कि अच्छा देखिए अब इसके अगर हम सोर्स की बात अगर करते हैं तो चुनाव में सुधार। देखिए एम लक्ष्मीकांत चुनाव में सुधार, चुनाव सुधार या कुछ ऐसा है चैप्टर नाम। तो चुनाव में सुधार, चुनाव सुधार, इसमें आप अगर जाएंगे तो फर्स्ट पेज पे ही ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, यहीं से एकदम क्वेश्चन उठाया गया है, कुछ मेहनत नहीं किया गया है। तो चलिए चुनाव कानून सुधार संयुक्त संसदीय समिति 1971 से 72। ठीक है, फिर है चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति तो 90। अगर हम तारकुंडे समिति की तो 74 से 75। अपराधीकरण वाली बात जो है वो 93 में आती है। ये 90 के बाद हुआ है प्रोसेस, तो ये 93 में। ठीक है, अभियान। तो इससे आंसर आपका क्या आ जाता है? ए आ जाता है 1324। 92 क्वेश्चन है, असर्शन है कि भारत ने संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया, न कि संघों का। ठीक है, रीजन है भारतीय राजनीति के अविनाशी संघ बनने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। तो गलत है। देखिए समझौते का परिणाम नहीं है, अगर समझौते का परिणाम हो तो इससे क्या होगा? मतलब अमेरिका जैसा आप मान लीजिए, तो वो अलग होने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। अमेरिका में वो हो सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि समझौता है ना, राज्यों का वहां समझौता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि संघों का है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट असर्शन सही है, रीजन जो है हमारा गलत है। ठीक है, यहां पर भारत में किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। 93 निम्नलिखित में से कौन से जो है गलत है? ओके, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। सही है। अगर आप बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 64 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसके चयन की किसी विशिष्ट प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन? चयन और नियुक्ति। ठीक है, तो नियुक्ति की बात अगर हम करते हैं तो कितना आर्टिकल 164, लेकिन चयन की तो कोई चर्चा नहीं है। यानी संसदीय परंपरा के अनुसार जो बहुमत दल के नेता होगा उसको चुना जाएगा, उसको राज्यपाल बोलेंगे कि आइए आप और मेजोरिटी साबित करिए जो भी। देखिए सेकंड कथन है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को नियुक्त करना होगा। तो सही, बिल्कुल सही है। देखिए बहुमत दल वाले जो नेता है, बहुमत जो पार्टी का है, उसमें अगर मुख्यमंत्री का डेथ हो भी जाता है तो किसी और को वो लोग अपना पार्टी में से चुन लेंगे, उसको राज्यपाल जो है वो करेगा, उसको नियुक्त करेगा। तो यही है कि किसी वर्तमान में मृत्यु हो जाती है तो सत्ताधारी दल अपना नेता चुन लेता है और राज्यपाल उसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब तक बहुमत स्पष्ट, बहुमत है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। 94 अगर दो सूची दिया गया है तो इसमें हमें चर्चा करना है। तो देखिए अध्यक्ष है, वित्त मंत्री है, राष्ट्रपति है, कैग है। तो देखिए कैग का तो अगर आप सीधी सी बात करते हैं तो कैग का काम क्या है? यानी कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करना, कार्यपालिका के वित्तीय संचालन की जांच करना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैग का 2। वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में भाग लेना। ठीक है,
पूर्व संदर्भ में देखें तो वित्त योजना आयोग एनडीसी का हिस्सा होते थे। तो ये हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, तो बी का 4। एक ही अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, किस पे कितना चर्चा होगा ये सब ये करते हैं। तो ए का 1, ठीक है। एंड सी पे आते हैं तो राष्ट्रपति, तो संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करना है तो ये राष्ट्रपति। तो ये क्या करते हैं कि जिम्मेदारी है, राष्ट्र अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो इसे सदन के पटल पर रखवाए, ठीक है। तो आपका इससे आंसर क्या आ जाता है, ए का ए, बी का 4, बी का 4 एंड सी का 3, डी का 2। और नेक्स्ट हमारा है 95 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता को संभावित कारण है। तो देखिए शिक्षा स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। दूसरे है तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, ठीक है। मतलब अब 95 को एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इनइफेक्टिवनेस की बात हो रही है, मतलब अप्रभाविता, ओके। थर्ड है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो। तो देखिए अगर आप आरक्षण के बावजूद, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि अनुसूचित जाति जन के आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने बजाय इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही। तो देखिए आरक्षण के बावजूद पति सरपंच जैसे प्रथाओं के कारण महिलाओं और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कई बार केवल नाम मात्र का सिंबॉलिक रह जाता है, तो ये सही है। फर्स्ट पे आते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को हस्तांतरित राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया और जो यह अनिवार्य नहीं था, यह केवल एक कमजोरी है, ये भी सही है, मतलब अनिवार्य नहीं था। वित्त की कमी, तो लैक ऑफ फंड्स, तो इसके लिए जो है पंचायती राज का सबसे बड़ी समस्या क्या है, वित्त का रहा है, तो ये सब इस वजह से है जो है अप्रभावी रहा है, ठीक। 96 की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। तो देखिए अगर फर्स्ट देखते हैं तो विधानसभा द्वारा पारित केवल परिषद में लंबित विधेयक, दूसरा है परिषद द्वारा पारित केवल लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक, और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक। तो इसमें फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक, तो लंबित है तो ये रद्द हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो कोई समस्या यहाँ नहीं है। दूसरी की बात अगर करते हैं तो परिषद द्वारा पारित है लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, तो ये भी रद्द हो जाएगा। तो परिषद द्वारा पारित है लेकिन विधानसभा में अगर लंबित है तो रद्द हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं तो विधानसभा, थर्ड में है विधानसभा द्वारा पारित यानी राज्य विधानमंडल, तो विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित, तो ये रद्द नहीं होता है, तो राज्यपाल उस पर डिसीजन लेगा स्वीकृति देना है नहीं देना है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, ठीक है। फोर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक भी जो है राष्ट्रपति द्वारा, अगर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो विधानमंडल में जो विधानसभा है तो यहाँ पर क्या होगा, रद्द ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें रद्द आएगा, इस पर पुनर्विचार होगा, फिर ये भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 1 और 2 रद्द होते हैं, तो विकल्प क्या है, सी है हमारा 1 और 2। 97 निम्नलिखित में से कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के लिए कार्य में कैग की सहायता करती है। तो देखिए कैग की सहायता जो है, कैग की सहायता करती है तो लोक लेखा समिति है और क्या है, सार्वजनिक उपकरण समिति, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोक लेखा समिति जो है, यह समिति सरकारी खर्चों के लेखा परीक्षण का जांच करती है। अब भारत के कैग जो है कि रिपोर्ट समिति के लिए मुख्य आधार होती है, इसी वजह से कैग को लोक लेखा मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कोपू की बात करते हैं तो यह समिति सार्वजनिक पीएसयू के खातों और रिपोर्टों की जांच करती है, उन मामलों को समीक्षा करती है जहां कैग सार्वजनिक उपकरणों पर विशेष ऑडिट
रिपोर्ट दी हो। देखिए, अब प्रकलन समिति की अगर बात हम करते हैं तो यह समिति बजट अनुमानों की जांच, खर्च में किफायती बरतने के सुझाव और कैग की ऑडिट रिपोर्ट से सीधा संबंध इसका नहीं है। विशेषाधिकार समिति की अगर हम बात करते हैं तो ये तो नहीं है दोनों। तो ये जो है सदन और उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन से जुड़े मामले को देखता है। ठीक है, तो इससे कोई वित्त नियंत्रण से कोई संबंध ही नहीं है, वित्त नियंत्रण से इसका कोई संबंध नहीं है। 98 नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये जो है यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के लिए निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के लिए बाद प्रकृतिकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिक आवेदन की अनुमति देता है। सही है। विधेयक के प्रावधान पूरे देश में लागू है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरे देश में नहीं है, ये तो पूरा जैसे ही आ गया तो नहीं है। ठीक है। आव्रजन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले की है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 3 यानी डी। इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए, इसमें जो है कौन कौन से देश से, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए 6 धार्मिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए जो है प्रकृतिकरण था, जिससे वो नागरिकता प्राप्त करेंगे। निवास अवधि जो है 11 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा गलत होने का क्या कारण है कि ये जो है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अगर हम देखें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजाति इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन्हें दायरे से बाहर रखा गया। तो जब इन सबको बाहर रखा गया है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 6ठी अनुसूची वाले में इन सबको बाहर अगर रखा गया है तो आप पूरे देश की बात कैसे कर सकते हैं, देश में तो ये भी आते हैं। नेक्स्ट है कि यह कानून केवल जो है प्रवासियों पर लागू होता है जिन्हें 31 दिसंबर इन्हें भारत में प्रवेश दिया गया है। ठीक। तो 99 ओके। देखिए, 98 संविधान संशोधन नियम अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार किए। तो 98 संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किया गया। विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना। थर्ड है कि अनुच्छेद 371 जे क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षणिक व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थानों को सटीक जो है आरक्षण का प्रावधान है, प्रशिक्षण सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां जो है इसमें आंसर इसका बी है। आंसर यहाँ पे वही मैं सोचूं कि आंसर यहाँ बी है। ठीक है, बी 1 2 3 होगा। तो देखिए, जो 98 संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 371 जे जोड़ा गया। इसके तहत क्या हुआ था कि कर्नाटक के पिछड़े जिलों हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में, जैसे कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक, सही। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य जो था विकास के लिए 100th क्वेश्चन है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा यहाँ आंसर में कुछ गलती हो गया है कि क्या है कि यहाँ आर्टिकल हमने कुछ गलत नोट डाउन कर दिया। तो ये जो आर्टिकल है ये 254, ऐसा देखा जाए तो ये 254(2) के लिए तो ये सही है, बट यहाँ समवर्ती सूची की बात कर रहा है। पर क्वेश्चन क्या है, राज्य के कानून की बात हम कर रहे हैं ना, तो राज्य के कानून की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, समवर्ती सूची के लिए अगर हम बात करते हैं तो राज्य का कानून केंद्रीय कानून के विपरीत है, लेकिन अगर उसे राष्ट्रपति से आरक्षित रखा गया है या सहमति दे दी गई है तो उसको विशेष राज्य में केंद्रीय कानून पर प्रभावी माना जाएगा। लेकिन अगर यही हम राज्य सूची की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 254 की बात करते हैं, तो राज्य जो है स्टेट, तो देखिए, राज्य के किसी भी कानून और संसद द्वारा बनाए कानून के बीच में कोई भी असंगति होती है, रिपजेंसी
होती है तो आमतौर पर संसद के कानून को हम लोग क्या मानते हैं, प्रभावी मानते हैं। यानी जो स्टेट है तो ये सेंटर के कानून को हम क्या मानेंगे, प्रभावी मानेंगे। तो इसमें आप भले ही आप ये बोल सकते हैं कि भले ही क्या हो कि राष्ट्रपति उसको क्यों स्वीकृति ही क्यों ना दे दिया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा, तो बाद में ये क्या राज्य के कानून को संशोधित करके या उसको निरस्त करके संसद क्या कर सकती है कि उस पर अपना कानून बना सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि राज्य का कानून संसद के कानून पर प्रबल नहीं हो सकता। यानी फर्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं तो संविधान जो, और यहाँ जो ये दे रखा है आंसर, ये जो है हम समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग जो है इसको किए कर दिए थे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल यहाँ पे यूज हो जाएगा फर्स्ट वाले में, आर्टिकल हमारा 254। ठीक। सेकंड अगर बात करें तो संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है, तो ये सही है। ठीक है। तो बाकी अगर बात करते हैं तो 246 के तहत विधायी शक्तियों टकराव के मामले में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों पर क्या करता है, सर्वोच्चता अपना प्रभुत्व करता है। यानी कंकरेंट लिस्ट जो होगा वो स्टेट लिस्ट पे, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, तो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, संघ सूची। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि संघ सूची को राज्य सूची पर, समवर्ती सूची को भी राज्य सूची पर प्राथमिकता देता है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बीच में अगर कोई टकराव होता है तो संघ सूची समवर्ती सूची के विषय पर प्रभावी होंगे। ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ विशेष मामले, तो विशेष मामले हम बताए थे कि आर्टिकल जो है 304 बी के व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने पर राज्य के विधेयक जो हैं, यानी ये है। तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि सभी मामले, तो सभी मामलों पर नहीं हो सकता है पूर्ण स्वीकृति, यानी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है राज्य में, सभी मामलों के बिना, सभी मामलों पे नहीं हम बोलेंगे। ठीक है। ये जो कथन है ये क्या है, गलत हो जाएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन है कि राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को संघ या राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ मामले हैं, जैसे एक हो गया व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य विधेयक। ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग करते हैं एंड, फिर हम लोग वीडियो के नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। और उसके अलावा जो है आप यूट्यूब चैनल पे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। और आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीएस, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वगैरह जो भी है तो वो आपको कैट लेवल का मिलेगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा जो है मैथमेटिक्स ऑप्शन रहा है, ऑप्शनल। अगर यूपीएससी में मैं बात करूं तो यूपीएससी में मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहा है। ठीक है। और मैं लगभग 8 साल से इसमें प्रिपरेशन में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मेरा एक चैनल भी है CS कुमार, आप वहाँ से CS IIT JEE तो ये देख सकते हैं, IIT JEE ऐसा करके आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा जो भी है। तो ये सब चीज़ें है। मैंने UPSC CSET का जो पेपर डिस्कस किया था, 2 घंटे 57 मिनट का वीडियो है, उसमें मैं इस चैनल का लिंक दे रखा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के, उसके लिए तो आप ये देख सकते हैं। तो यही है, GS वगैरह हो गया। GS तो अभी हम लोग PIB, द हिंदू वगैरह डिटेल डिस्कस कर ही रहे हैं, और बाकी है। और मेरे साथ जो है टीम है, कुछ लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है।